नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे कि किस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों से ठीक पहले जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा चुनावी राजनीति पर छा गया है। कल झारखंड में पहले दौर में 43 सीटों पर मतदान होगा और उसके ठीक पहले ईडी ने बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के मामले में रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में छापा मारा है। ईडी ने बांग्लादेशी महिलाओं के घुसपैठ के एक मामले में PMLA के तहत सितंबर में केस दर्ज किया था। यह छापेमारी उसी केस के सिलसिले में हुई है। उधर महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% से घटकर 66% हो गई है। वहीं 2051 तक यह अनुमान लगाया गया है कि मुंबई में हिंदू सिर्फ 54% रह जाएंगे, जबकि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद मोदी के नारे एक रहोगे तो सेफ रहोगे और योगी के नारे बटोगे तो कटोगे को और ज्यादा हवा मिल गई है। उधर झारखंड में चुनावों के दौरान बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर आदिवासी इलाकों में जनसंख्या में बदलाव किया जा रहा है। तो झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। ईडी ने यह छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। ईडी ने झारखंड के अलावा बंगाल में भी छापामारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों राज्यों के कुल 17 ठिकानों पर धावा बोला है। और इस छापेमारी के दौरान रांची के एक फेमस होटल और रिसोर्ट का भी शिकंजा उन दोनों पर कसा गया। और ईडी ने बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ के एक मामले में PMLA के तहत सितंबर में केस दर्ज किया था। ये छापेमारी उसी केस के सिलसिले में हो रही है। दरअसल रांची पुलिस ने इसी साल जून में बरियातू थाना क्षेत्र के एक रिसोर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तार तीनों युवतियां बांग्लादेश के चटगांव की रहने वाली हैं और इन तीनों लड़कियों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें बांग्लादेश से जंगल के रास्ते पहले कोलकाता और फिर वहां से रांची लाया गया था। इन युवतियों का आरोप है कि उन्हें ब्यूटी सैलून में जॉब दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन यहां उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाने लगी। और इस छापेमारी से झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि कल मतदान है और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में हाल के दिनों में सुनवाई हुई थी और केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था, जब हाई कोर्ट में मामला था, कि संथाल परगना समेत झारखंड के कई आदिवासी इलाकों में आदिवासी आबादी पर प्रभाव पड़ा है और इनकी आबादी कम हुई है। आरोप है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दी जा रही है। आरोप यह भी है कि मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो झारखंड में घुसपैठ मामले में ईडी की छापेमारी के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां इसे बीजेपी की ओर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी की छापेमारी किसी नेता के घर पर नहीं हो रही, बल्कि उन लोगों पर हो रही है जो देश में घुसपैठियों को बसाने की साजिश कर रहे हैं। कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। ये ईडी का रेड सीधा वही लोगों का ऊपर हो रहा है जो घुसपैठियों को झारखंड लाके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के घुसपैठियों को भारतीय करवाने का साजिश रखते हैं। तो आज का ये रेड से ये प्रूव हो गया है कि झारखंड में
ऐसा एक गिरोह काम करता है जो लोग घुसपैठियों को यहाँ लाते हैं और पूरे सरकारी दस्तावेज बना के उनको इंडियन सिटीजन बना देते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा एक शब्द बोला गया और वो शब्द था जमाई टोला। जमाई टोला का मतलब एक तरह से लव जिहाद होता है, लेकिन झारखंड में जमाई टोले का खेल बहुत अलग है। झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशी मुसलमान ना केवल बस रहे हैं बल्कि आदिवासी लड़कियों से शादी कर जमाई तक बन रहे हैं। यहां के आदिवासियों को डर है कि जल्द ही उनकी बेटियों से लेकर जमीनें तक खत्म हो जाएंगी। हालात इतने खतरनाक हैं कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में रोटी बेटी माटी को बचाने की गुहार लगाई थी और झारखंड के आदिवासी इलाकों के लोग जमाई टोला की जो पूरी सच्चाई बताते हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। इन लोगों के मुताबिक पहले तो पश्चिम बंगाल के रास्ते से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के आदिवासी इलाकों में दाखिल होते हैं, उसके बाद इन्हें संथाल जैसे इलाकों में पूरे कागज देकर सोची समझी साजिश के तहत बसाया जाता है। आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में जो नौजवान होते हैं उन्हें आदिवासी लड़कियों से दोस्ती करने का टारगेट दिया जाता है। आरोपों के मुताबिक आदिवासी युवतियों से दोस्ती और पहचान बढ़ाने के लिए इनमें से कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बिंदी चूड़ी और अन्य मेकअप के सामान की दुकान गांव में लगाते हैं, जहां पर अक्सर लड़कियां ही आती हैं और एक बार जब लड़की से दोस्ती हो जाती है तो अगला टारगेट इनका होता है शादी करने का। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी लड़के से शादी करके गांव में ही बस जाते हैं। इसमें लव जिहाद के केस की तरह आदिवासी लड़की का नाम तो नहीं बदला जाता, लेकिन वो लड़की इस्लाम धर्म का पालन करने लगती है और लड़की का नाम और मजहब कागज पर इसलिए नहीं बदला जाता क्योंकि आदिवासी होने के नाते उसे आरक्षण समेत कई सरकारी सुविधाएं हासिल होती हैं। और यहां तक कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी करने के बाद अपने ससुराल से गिफ्ट डीड पर जमीन हासिल कर लेते हैं या गांव में ही किसी दूसरी जमीन को औने पौने दाम में गिफ्ट डीड के माध्यम से हासिल कर लेते हैं। और आमतौर पर खनिज संपदा वाले इलाकों में ऐसी शादियां बहुत हो रही हैं जहां जमीन के नीचे कोयला है या खनिज पदार्थ हैं। यहाँ एसपीटी एक्ट के चलते कोई भी गैर आदिवासी की जमीन की खरीदी नहीं कर सकता, इसलिए शादी के बाद गिफ्ट डीड में जमीन हासिल करने के बाद कई मामलों में अवैध खनन के मामले भी चलने लगते हैं। लेकिन जमाई टोला के इस खेल में सबसे खतरनाक खेल है गांव की लोकल राजनीति पर कब्जा करना। आदिवासी बहुल इन इलाकों में मुखिया सरपंच के पद ज्यादातर आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, आरक्षित हैं। कहीं कहीं आदिवासी महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, यानी गैर आदिवासी यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। और कई मामलों में आदिवासियों के पास चूंकि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं होते और ना ही इन भोले भाले गांव के आदिवासियों को राजनीति में कोई खास दिलचस्पी होती है। ऐसे में बांग्लादेशी जिन्होंने आदिवासी युवतियों से शादी कर रखी है वो अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वाते हैं और जब पत्नी एक बार चुनाव जीत जाती है तो उसका घुसपैठिया पति पंच और मुखिया और पंचायत के पूरे काम अपने हाथ में ले लेता है और इसे आम भाषा में सरपंच पति कहा जाता है। चुनाव जीतने वाली आदिवासी महिला को अपने घुसपैठिए बांग्लादेशी पति के कहने पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से झारखंड के आदिवासी इलाकों में ये जमाई टोला का खेल चल रहा है। तो झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान भी मुद्दा ये बार बार उठा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि अगर कोई मुस्लिम आदिवासी से शादी करता है तो उसे जमीन नहीं दी जाएगी। और झरिया की चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम
भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, कोई नया घुसपैठिया झारखंड में ना आ पाए, इसकी भी चिंता हम करेंगे। ये जो आदिवासी बहनों को साथ विवाह रचा करके आदिवासी लोगों की भूमि हड़पना चाहते हैं, इनको मैं कह देना चाहता हूं, हम ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि बांग्लादेशी का कोई भी वारिस होगा वो आदिवासी की भूमि का हकदार नहीं होगा, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो झारखंड में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को लेकर बीजेपी नेताओं ने जो कुछ कहा है उस पर आंकड़े भी मुहर लगाते हैं। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाके संथाल परगना डिवीजन में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं आदिवासी आबादी की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। आइए आंकड़ों के साथ देखते हैं इस इलाके का पूरा सच। तो 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की जो आबादी थी वो थी 44.7% थी, और वहीं इस इलाके में तब मुस्लिम आबादी हुआ करती थी 9.4%। और अब बात करते हैं 2011 की जनसंख्या की। 2011 में यहां आदिवासी समाज की आबादी सिर्फ 28.1% ही बची है, वहीं मुस्लिम आबादी 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है। यानी 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में आदिवासी आबादी 44.7% से घटकर सिर्फ 28.1% ही बची है। यानी इसमें पूरे 16.6% की गिरावट आई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो हमारे आदिवासी भाई इस इलाके में सीधे सीधे संख्या में 1/3 कम हो गए हैं। वहीं 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में मुस्लिम आबादी 9.4% से बढ़कर अब 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है। यानी इसमें पूरे 13.3% का इजाफा हुआ है। और इस जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है कि मुस्लिम आबादी 60 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। आइए अब इस ग्राफिक्स को देखिए। सीधे सीधे तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये देखिए 1951 में मुसलमान 9.4% थे इस इलाके में, और 2011 में बढ़कर 22.7% हो गए। वहीं माफ कीजिएगा, वहीं आदिवासी समाज की जनसंख्या 1951 में 44.7% थी, तो 2011 में 28.1% बची है। और अभी ताज़ा जनगणना होने वाली है, उसमें जनसंख्या असंतुलन, ये डेमोग्राफिक चेंजेस और भी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें अनोखी बात क्या है, मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संथाल परगना इलाके में ये मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 1951 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी है। वहीं संथाल परगना में इस दौरान मुस्लिम आबादी में 13.3% का इजाफा हुआ है, और यही एक तरह से खतरे की घंटी है। तो झारखंड में आदिवासियों की घटती आबादी एक कड़वी सच्चाई है, और इसकी गूंज सिर्फ राजनीति के गलियारों में ही नहीं हो रही है, बल्कि अदालतों में भी सुनाई दे रही है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 8 नवंबर को ही सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता दानियल दानिश को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए एक हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया था। दरअसल ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में दानियल दानिश की जनहित याचिका पर शुरू हुआ है, जैसा हमने आपको बताया। और याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों में आदिवासी आबादी घट रही है। बांग्लादेशी मुसलमान जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं और आदिवासियों को उन इलाकों को खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जहां उनकी आबादी अब ज्यादा हो चुकी है। हालांकि झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य के 6 जिले गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपायुक्तों यानी डिप्टी कमिश्नर ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोई अवैध घुसपैठियां नहीं है। सिर्फ साहिबगंज में 2 घुसपैठ के मामले सामने आए हैं, और राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार का यह भी कहना है कि अवैध घुसपैठियों के कारण
डेमोग्राफी यानी जनसंख्या में बदलाव के दावे भी निराधार हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि संथाल परगना सहित झारखंड के कई इलाकों में आदिवासी आबादी पर प्रभाव पड़ा है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में घुसपैठिए बड़े पैमाने पर गिफ्ट डीड के जरिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को गंभीर माना था और प्रशासन को, यानी सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसकी ओर से अवैध घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सरकार को और प्रशासन पर सख्त नाराजगी जताई थी। और अदालत ने, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या कार्रवाई तब होगी जब इस मामले में काफी देर हो जाएगी। तो जहां सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों के मामले पर सुनवाई कर रहा है, वहीं इस मुद्दे पर शैक्षिक संस्थाओं में भी बहस तेज हो गई है। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित ने भी माना है कि झारखंड के अलावा देश के कई सीमावर्ती राज्यों में अवैध घुसपैठ ने आदिवासी आबादी के लिए खतरा बढ़ा दिया है। I think civil society should wake up because eternal vigilance is the price of democracy. It is happening like Jharkhand, West Bengal, Assam, Manipur, many of our border states where the tribal population is there, they are feeling threatened. So I think it is very, very important for India and especially people, civil society and higher education institutions to bring out the actual numbers. तो झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और झारखंड की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में भी जनसंख्या असंतुलन की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की जनसंख्या को लेकर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और हिंदू आबादी कम हो रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 1961 में हिंदू आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई है। ये आंकड़े आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1961 में हिंदू आबादी 88% थी और वहीं मुस्लिम आबादी जो समय थी, जो 2011 में जो हिंदू आबादी है वो 66% हो गई है। और अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1961 में मुस्लिम आबादी मुंबई में सिर्फ 8% थी, तो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। यानी 50 सालों में मुंबई में हिंदुओं की संख्या पूरे 22% कम हुई है। वहीं 50 सालों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है। यानी इस दौरान मुसलमानों की जनसंख्या मुंबई में करीब 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अध्ययन के अनुसार अगर जनसंख्या में इसी तरह की बढ़ोतरी होती रही तो मुंबई में अगले 40 सालों में यानी 2051 तक हिंदू जनसंख्या सिर्फ 54%, 54% रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बढ़ सकती है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये घुसपैठिए फेक वोटर आईडी हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों ने मुंबई की झुग्गियों में अत्यधिक बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ा दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति और बिजली जैसे सार्वजनिक सेवाएं अब प्रभावित हो रही हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में घुसपैठियों से देश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी स्पष्ट किया गया है। और जेएनयू की वीसी शांतिश्री पंडित ने मुंबई शहर पर इसके सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में विस्तार से बातचीत की। We plan for, take a city like Bombay. They plan for 100 people, and if there are 150 people, that 50 people who come in illegally are the first ones who will go and take all your amenities. So who suffers? It's the citizens. Where are the coolies today, who are the original inhabitants of Mumbai? As long as you legally come into my country, Atiti Devo Bhava and Vasudhaiva Kutumbakam is fine. This is not for illegal immigrants. And because they come illegally, they are involved in all shady activities, which is very unfortunate, and that creates more problems for a country like India. तो हमारे देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इनकी संख्या कितनी है, कितने का बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में रहते हैं, इसे लेकर अलग अलग समय में अलग अलग बयान आते रहे और देश के 3 अलग अलग गृह मंत्रियों ने
अलग अलग आंकड़े पेश किए, अलग अलग साल में, अलग अलग समय में। और देश के तीनों अलग अलग गृह मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जैसी अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिस्ट नेता और 1996 से लेकर 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में देश के गृह मंत्री रहे कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त की। तो 6 मई 1997 को तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने संसद में बताया कि घुसपैठी बांग्लादेशियों की संख्या करीब 1 करोड़ है। और 14 जुलाई 2004 को मनमोहन सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उन्होंने संसद में बताया कि देश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। और 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पूरे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद करीब 2 करोड़ है। तो सुना आपने, गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। और ये बात सिर्फ बीजेपी सरकार ने नहीं मानी है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गृह मंत्री भी मान चुके हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने बताया था आंकड़ा 1 करोड़, फिर श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया 1 करोड़ 20 लाख, और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने बताया 16 नवंबर 2016 को 2 करोड़। यानी कहा जा सकता है ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी वोट के लिए चला रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और एक तरफ झारखंड में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा ने एक फरमान जारी किया है जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वो अपना वोट इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को ही दें, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को। जिसके बाद इस पर घमासान छिड़ गया है। जमीयत उलेमा के इस आदेश में कहा गया है कि जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया धमकाया जा रहा है, उसके बाद आप इंडी अलायंस को ही वोट दें। आप स्क्रीन पर इस पत्र में देख सकते हैं कि जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा, ये साफ साफ लेटर हेड पर लिखा हुआ है। इन्होंने अपील की है कि मुसलमान इंडी गठबंधन को ही अपना वोट दें
और दिलवाने में मदद करें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस अपील को साझा करते हुए जमीयत उलेमा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस फतवे को भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार बताते हुए पूछा है कि क्या ये देश अब शरिया कानून से चलेगा। तो ये पत्र को लेकर, इस लेटर हेड को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। यहां मराठी मुस्लिम सेवा संघ की एक अपील जारी की है, जिसमें मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई है। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि इस वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ की फंडिंग हुई है और उनके पास इससे जुड़े दस्तावेज भी हैं। और इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी में शिकायत भी की गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में मुस्लिम संगठनों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ और विपक्षी गठबंधन के पक्ष में बयान जारी करने पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हार की हताशा में कांग्रेस ऐसे काम कर रही है। उन्होंने ऐसा कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं, ये हमारा आरोप है। जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा का पैगाम है छोटा नागपुर का। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।